Hello friends, so in this video we will be discussing Article 2 and Article 3 of Indian Constitution। तो ये हमारा जो प्लेलिस्ट है ये कॉन्स्टिट्यूशन सिंप्लीफाइड सीरीज का है। तो ये सेकेंड वीडियो है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस आर्टिकल 1। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग व्हाट इज आर्टिकल 2 एंड 3। इनमें मेन डिफरेंस क्या, बहुत फाइन लाइन डिफरेंस है। एंड वी विल बी ऑल्सो डिस्कसिंग आर्टिकल 4। ठीक है, सो देखिए आर्टिकल 2 एंड 3 इज समवॉट रिलेटेड विथ न्यू स्टेट्स। अगर इंडिया में अगर आप कोई भी न्यू स्टेट बनाते हैं तो वो आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 के वजह से होगा। और जैसे कि हमने ये भी पढ़ा था कि इसका बेसिस आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 का बेसिस आर्टिकल 1 इन इटसेल्फ में गिवन है। आर्टिकल 1 में जो क्लॉज 3 है उसका जो सब क्लॉज सी है उसमें लिखा हुआ है एज मे बी एक्वायर्ड। ठीक है, तो आर्टिकल 2 और 3 का बेसिस जो है वो कहीं ना कहीं आर्टिकल 1 बनता है। लेकिन आर्टिकल 2 एंड 3 है क्या, ये दोनों ही आर्टिकल जो होता है वो इंडिया में कोई भी नई स्टेट बन रही है उसके रिलेटेड में है। बट इसमें एक फाइन लाइन डिफरेंस है। आप देखो आर्टिकल 2 का हेडिंग क्या है, एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। ठीक है, और आर्टिकल 3 का क्या है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्टरेशन ऑफ एरिया बाउंड्री और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। ठीक है, दोनों में देखो न्यू स्टेट तो वर्ड आ रहा है कॉमन। ठीक है, बेसिक क्या है कि आर्टिकल 2 में अगर मान लो इंडिया ने कोई लैंड एक्वायर की और उसको अपना इंडियन स्टेट बनाया तो दैट कैन बी डन अंडर आर्टिकल 2। अगर कोई हमने फॉरेन लैंड एक्वायर करी और उसको हमने इंडियन स्टेट बनाया। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे सिक्किम है। सिक्किम इंडिया का पार्ट नहीं था। ठीक है, ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट था, लेकिन वहां के लोग चाहते थे कि वो इंडियन यूनियन में मिले। तो इस फॉरेन लैंड को हमने एक्वायर किया अंडर आर्टिकल 2। इसीलिए आर्टिकल 2A में सिक्किम का अलग से मेंशन था जो कि बाद में हटा दिया गया था। ठीक है, तो आर्टिकल 2 के तहत हमने सिक्किम को एक्वायर किया। ऑल राइट, और इसमें आप एग्जांपल दे सकते हो, या तो हमने कोई फॉरेन लैंड को एक्वायर किया और उसको इंडियन स्टेट बना लिया, तब आर्टिकल 2 का इस्तेमाल हो सकता है। या हमने किसी यूटी को, किसी यूनियन टेरिटरी को चेंज कर दिया स्टेट में, ये भी एक न्यू स्टेट बन गया। ठीक है, हमने किसी यूनियन टेरिटरी को स्टेटहुड दे दिया, तभी एक नया स्टेट बन गया। तो ये भी आर्टिकल 2 के तहत हो सकता है। ऑल राइट, तो इसमें देखते हैं क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं। आर्टिकल 2 पहले डिस्कस करते हैं, आर्टिकल 2 है क्या। पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू यूनियन। पार्लियामेंट इसी आर्टिकल के तहत लॉ बना के यूनियन में, यूनियन ऑफ इंडिया में नया स्टेट स्टैब्लिश कर सकता है ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट थिंक्स फिट। तो देखो ये आर्टिकल 2 बहुत सिंपल है। इसमें पार्लियामेंट में जैसा भी उनको नया स्टेट स्टैब्लिश करना है पूरी पावर दी गई है। दे कैन डू सो एज दे थिंक इट फिट। तो कोई प्रोसीजर इसमें नहीं दिया हुआ, ये भी एक डिफरेंस है। आर्टिकल 3 में प्रोसीजर भी थोड़ा गिवन है। ठीक है, तो हम लोग वी विल बी स्टडिंग। तो ये आर्टिकल 2 क्या कर रहा है, इंपावर कर रहा है पार्लियामेंट को टू एडमिट न्यू स्टेट और टू स्टैब्लिश न्यू वन। कोई नया स्टेट को हम लोग अगर एडमिट करते हैं, जैसे सिक्किम फॉरेन लैंड था उसको हमने एडमिट किया अपने इंडियन यूनियन में, या कोई नया स्टेट बनाए, हम लोग नया स्टेट बनाए मतलब अगर लेट से कोई यूटी है, लेट से पुडुचेरी एक यूटी है अगर है, उसको अगर हम फुल स्टेटहुड का दे दें तो वो एक नया स्टेट बन जाएगा। ठीक है, तो ये भी आर्टिकल 2 के अंडर हो सकता है। ठीक है, किसी यूटी को अगर स्टेटहुड देना है या कोई फॉरेन लैंड को एक्वायर करके उसको इंडियन स्टेट में बनाना है। ठीक है, तो इट रिलेट्स टू एक्सटर्नल एडजस्टमेंट लाइक मर्ज इन फॉरेन टेरिटरीज। अगर फॉरेन लैंड को हमने एक्वायर किया उसको एज इट इज स्टेट बना दे रहे हैं तो वो आर्टिकल 2 के अंदर आराम से हो जाएगा। पार्लियामेंट इज नॉट बाउंड टू कंसल्ट एनी स्टेट और फॉलो अ सेट प्रोसीजर। इसमें कोई प्रोसीजर पार्लियामेंट का नहीं है। पार्लियामेंट ने अगर एक्वायर कर लिया है कोई फॉरेन लैंड को, वो बाकायदा इंटरनेशनल लॉ के तहत ही होगा। अगर हमारी कंट्री सॉवरेन कंट्री है, कोई भी इंटरनेशनल लैंड को एक्वायर करती है तो वो इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करते हुए ही दे विल डू। ठीक है, तो अगर उन्होंने किया है तो वो आर्टिकल 2 के तहत उस पूरे फॉरेन लैंड को एज इट इज एक स्टेट बना सकते हैं। ठीक है, तो आपका एग्जांपल हमने दिया सिक्किम, 1975 में 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसको लाया गया। गोवा, दमन एंड दीव, ये सब पोर्टुगीज के कब्जे में थे। 1961 के बाद गोवा जो है वो इंडियन यूनियन में आया, तो ये भी आप आर्टिकल 2 के तहत कर सकते हैं। अदरवाइज तो गोवा वॉज अ फॉरेन लैंड ओनली। ठीक है, तो ये आपका आर्टिकल 2 हो गया। तो बेसिकली आर्टिकल 2 क्या कर रहा है,
या तो आपने कोई फॉरेन लैंड को एक्वायर किया, उसको इंडियन स्टेट बनाया, या आपने यूटी को चेंज करके इंडियन स्टेट बनाया। आर्टिकल 3 क्या है? यहां पर भी न्यू स्टेट बन रहा है, बट वो कैसे बन रहा है? वो बाय ऑल्टरेशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट का जो एरिया या बाउंड्री का ऑल्टरेशन करके बना रहे हैं। जैसे कि आंध्र प्रदेश एक स्टेट है, इससे बना तेलंगाना। तो हमने क्या किया, आंध्र प्रदेश के बाउंड्रीज को थोड़ा ऑल्टर किया और तेलंगाना बना दिया। सिमिलरली आपका एमपी, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश इज ऑल्सो अ स्टेट, इंडियन स्टेट। उसको हमने थोड़ा सा कट किया और हमने बना दिया छत्तीसगढ़। ठीक है, उत्तर प्रदेश से हमने बना दिया उत्तराखंड। ठीक है, ये हमने क्या किया, एग्जिस्टिंग स्टेट की बाउंड्रीज को ऑल्टर करके बनाया। तो ये हमने आर्टिकल 3 के तहत किया। ठीक है, आर्टिकल 3 के तहत हमने ये नया स्टेट बनाया। यहां पर भी नया स्टेट बन रहा है, बट ये एक फाइन लाइन डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो आर्टिकल 2 में आपने क्या देखा, आर्टिकल 2 वाज एम्पावरिंग पार्लियामेंट टू एडमिट न्यू स्टेट और टू स्टैब्लिश न्यू वन। तो बेसिकली आपने फॉरेन लैंड को अगर एक्वायर करके एक नया स्टेट बनाया तो आर्टिकल 2 के तहत हो जाएगा, या किसी यूटी को कन्वर्ट करके नया स्टेट बना दिया है एज इट इज, तो वो आर्टिकल 2 के अंडर हो सकता है। आर्टिकल 3 का अगर हम पढ़ें, आर्टिकल 3 में क्या दिया हुआ है, पार्लियामेंट may by law form a new state by separation of territory from any state or by uniting two or more states or parts of state or by uniting any territory to part of any state। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जनरली इसका जो है वो इंटरनल उसमें होता है। मान लीजिए यूपी से हमने काट के उत्तराखंड को बना दिया, या हमने कुछ एरिया यूपी से लिया, कुछ एरिया एमपी से लिया और एक नया स्टेट बना दिया। लेट्स से हमने बुंदेलखंड बना दिया, कुछ एरिया हमने एमपी से ले लिया, कुछ एरिया हमने यूपी से ले लिया झांसी वाला, और हमने बुंदेलखंड जैसा एक नया स्टेट बना लिया। तो ये सब आर्टिकल 3 के अंडर हो सकता है। ठीक है, अगर हमने किसी स्टेट का एरिया बढ़ाना है, इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, कोई नया स्टेट बन नहीं रहा है, हमने लेट से उत्तराखंड का थोड़ा एरिया और बढ़ा दिया, यूपी का थोड़ा हिस्सा और उत्तराखंड को दे दिया, वो भी हम आर्टिकल 3 के अंडर में कर सकते हैं। आर्टिकल 2 में तो एक नया स्टेट एडमिट ही हो रहा है, यहां पर नए स्टेट को फॉर्म करने के साथ साथ नया स्टेट भी कैसे फॉर्म होगा, अगर हमने 2-3 स्टेट के एरिया को लेके जो एग्जिस्टिंग स्टेट से एक नया स्टेट बना दिया, वो आर्टिकल 3 के अंडर हो सकता है। या हमने किसी एक स्टेट का एरिया बढ़ा दिया, उत्तराखंड को हमने ज्यादा एरिया दे दिया, यूपी का थोड़ा हिस्सा वहां दे दिया, तो वो भी आर्टिकल 3 सब क्लॉज बी में हो सकता है। हमने किसी एरिया को छोटा कर दिया, अब अगर उत्तराखंड को एरिया दिया है तो यूपी का एरिया छोटा हुआ है। हमने किसी स्टेट का अगर बाउंड्री ऑल्टर किया, या हमने किसी स्टेट का नाम बदला, जैसे पहले बॉम्बे नाम था, ठीक है, उसको मुंबई कर दिया। वैसे ये सिटी है, बट स्टेट्स के भी नाम बदलते हैं। ठीक है, तो इस ढंग से वी कैन डू। अगर हमने किसी स्टेट का नाम ही बदलना है ऑल टुगेदर, जैसे पौंडीचेरी था, ये तो खैर यूटी है, इसका भी नाम बदला जा सकता है, इसी के तहत उसको पुडुचेरी हमने किया। ठीक है, सो अगर हमें किसी स्टेट का नाम बदलना भी है, दैट ऑल्सो वी कैन डू। बेस्ट एग्जाम्पल अगर स्टेट का नाम बदलने का है तो उत्तरांचल पहले नाम, उत्तराखंड का नाम पहले उत्तरांचल था, उसका नाम उत्तराखंड किया गया। तो ये आर्टिकल 3 क्लॉज ई के तहत हो सकता है, ऑल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट। ठीक है, तो ये आपका आर्टिकल 3 हो गया। तो आर्टिकल 3 बेसिकली क्या कर रहा है, वो अगर आपका इंडिया के अंदर जो स्टेट्स हैं, उनमें अगर आप उनमें से कुछ-कुछ पार्ट को लेके कोई नया स्टेट बना रहे हो, जैसे कि उत्तर प्रदेश से आपने काट के उत्तराखंड बना दिया, तो वो आर्टिकल 3 में हो जाएगा। बट अगर आप कोई फॉरेन लैंड को एक्वायर करके उसको एज इट इज एक नया स्टेट बना रहे हो, तो वो आर्टिकल 2 में होगा। ठीक है, या आप किसी यूटी को कन्वर्ट करके एक नया स्टेट बना रहे हो, वो भी आर्टिकल 2 के अंडर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें देखो एक एक इंटरप्रिटेशन ऐसा है, जो अगर आप नोटिस कीजिए, यहां पे क्या लिखा है, फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट। ये सब हमने कर लिया डिस्कस। अगर हमने यूपी का कुछ एरिया ले लिया, एमपी का कुछ एरिया ले लिया और बुंदेलखंड बना दिया, ठीक है, और पार्ट्स ऑफ स्टेट्स और बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू अ पार्ट ऑफ स्टेट। तो यहां पे जो वर्ड एनी टेरिटरी आ गया है, इसका मतलब क्या है, फॉरेन एलिमेंट भी इसमें आ सकता है। लेट से अगर हमने सिक्किम को एक्वायर किया होता,
और उसको हमने वेस्ट बंगाल से जोड़ दिया होता, उसको अलग से एक्वायर किया फॉरेन लैंड 1975 से पहले तो सिक्किम वाज अ फॉरेन लैंड, तो हमने उसको एक्वायर किया और हमने उसको एज इट इज स्टेट अगर बनाना है तो आर्टिकल 2 में बनेगा। बट अगर हमने उसको मर्ज कर दिया साथ ही साथ, सिक्किम को एक्वायर करके वेस्ट बंगाल में ही मर्ज कर दिया, देन दैट कैन आल्सो बी डन अंडर आर्टिकल 2 आल्सो एंड अंडर आर्टिकल 3 एज वेल। पहले आर्टिकल 2 में एक्वायर किया और फिर 3 से मर्ज कर दिया, या हम डायरेक्टली आर्टिकल 3 से वी कैन मर्ज इट डायरेक्टली। आर्टिकल 3 में ये जो पॉइंट है ना, और बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू अ पार्ट ऑफ स्टेट, ये मतलब फॉरेन एलिमेंट यहां आर्टिकल 3 में भी आ सकता है। अगर हमने फॉरेन लैंड लिया और उसको एग्जिस्टिंग स्टेट से डायरेक्टली मर्ज कर दिया, दैट कैन बी डन अंडर आर्टिकल 3। जनरली लोगों को लगता है कि आर्टिकल 2 मतलब फॉरेन लैंड एक्वायर किया तो आर्टिकल 2 में ही हो सकता है, 3 में नहीं हो सकता। 3 में भी हो सकता है, अगर आपने फॉरेन लैंड को एक्वायर करके एग्जिस्टिंग स्टेट से मर्ज कर दिया डायरेक्ट, तो ये आप आर्टिकल 3 के भी अंडर कर सकते हैं इसी इंटरप्रिटेशन। बाय यूनाइटिंग any territory, any territory will mean a land acquired by Indian state, foreign land acquired by Indian state। ठीक है, तो इसीलिए आर्टिकल 3 के भी इंटरप्रिटेशन में कहीं ना कहीं फॉरेन लैंड आ जाता है। ठीक है, बट बेसिक क्या है, अगर आपने कोई फॉरेन लैंड लिया, एक्वायर किया और उसको एक नया स्टेट बनाया तो वो आर्टिकल 2 में होगा। इंडियन स्टेट जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं उनमें ऑल्टरेशन करके नया स्टेट बनाया तो वो आर्टिकल 3 में होगा। बाकी आर्टिकल 3 में अगर किसी स्टेट का एरिया बढ़ाना है, नाम बदलना है, ये सब करना है तो ये इसमें। आर्टिकल 2 में कोई प्रोसीजर नहीं दिया है, एक और डिफरेंस है, मेन डिफरेंस। बट आर्टिकल 3 में प्रोसीजर भी दिया हुआ है। सबसे पहला, ये जो बिल होगा इट विल बी इंट्रोड्यूस ऑन रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पे ये बिल इंट्रोड्यूस होगा आर्टिकल 3 में, प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन में। ठीक है, और सेकेंडली, जिस भी स्टेट का बाउंड्री बदला जा रहा है उस स्टेट का ओपिनियन पूछा जाएगा, ओपिनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, अगर यूपी से उत्तराखंड बन रहा है तो यूपी लेजिस्लेटिव असेंबली से ओपिनियन पूछा जाएगा कि हम लोग ये बदल रहे हैं। ठीक है, उनसे कंसेंट लिया जाएगा, वो कंसेंट दे या ना दे उससे कोई मतलब नहीं। मान लो यूपी ने बोला कि नहीं हमें उत्तराखंड नहीं चाहिए, बट पार्लियामेंट को लगता है कि नहीं उत्तराखंड बनना है, तो वो बनेगा। उनके कंसेंट से कोई मतलब नहीं, बट उनसे पूछना, ये बाय प्रोसीजर दिया हुआ है। ठीक है, इवन इफ दे रिफ्यूज, देन ऑल्सो पार्लियामेंट कैन गो अहेड एंड मेक उत्तराखंड। ठीक है, बट ये पूछना जरूरी है, ओपिनियन ऑफ स्टेट लेना इज मैंडेटरी। तो प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन का प्रोसीजर दिया हुआ है, और जिस स्टेट की बाउंड्री बदल रही है उसके लेजिस्लेटिव असेंबली का ओपिनियन भी इसमें लिया गया है। ठीक है, तो ये आपका हो गया आर्टिकल 3। तो बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहला तो आर्टिकल 2, अगर आप फॉरेन लैंड को लेके डायरेक्टली स्टेट बना रहे हो या किसी यूटी को कन्वर्ट करके स्टेट बना रहे हो, तो एक एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट हो रहा है, वो आर्टिकल 2 के अंदर होगा। आर्टिकल 3 में जो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट हो रहा है वो फ्रॉम एग्जिस्टिंग स्टेट्स ही हो रहा है, किसी स्टेट से काट के बना दिया या 2-3 स्टेट्स के एरिया को लेके एक नया स्टेट बना दिया। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग स्टेट से ही हो रहा है। आर्टिकल 3 में एक और इंटरप्रिटेशन है जिसमें अगर आपने फॉरेन लैंड को मर्ज कर दिया एग्जिस्टिंग स्टेट से तो वो आर्टिकल 3 के अंडर भी हो सकता है। ठीक है, अब आप एक चीज देखो, इसका की पॉइंट्स क्या है आर्टिकल 3 का, और फिर हम लोग डिफरेंसेस पढ़ लेंगे। आर्टिकल 3 डील्स विद इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स। जैसे कि हमने उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बनाया, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बनाया, तो ये कहीं ना कहीं इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स है। ठीक है, पार्लियामेंट में फॉर्म, ऑल्टर और रीनेम स्टेट, ये भी आर्टिकल 3 में पावर दिया गया है। इट रिक्वायर्स प्रेसिडेंशियल रिकमेंडेशन बिफोर द बिल इंट्रोडक्शन, और स्टेट लेजिस्लेचर का ओपिनियन इज सॉट बट नॉट बाइंडिंग। स्टेट लेजिस्लेचर जिस भी स्टेट का बाउंड्री बदल रहा है, उससे स्टेट काटा जा रहा है, उसका ओपिनियन लिया जाएगा बट वो बाइंडिंग नहीं है। तो इसके एग्जांपल में क्या हो गया, तेलंगाना हो गया, उत्तराखंड, झारखंड, बिहार से जैसे झारखंड बना, एमपी से छत्तीसगढ़ बना, ये सब आर्टिकल 3 के अंडर हुआ है। आर्टिकल 2 में क्या एग्जांपल्स थे, सिक्किम था, गोवा था। ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स आर्टिकल 2 में थे। ऑल राइट, तो इसमें अब आप, ये आपका आर्टिकल 2 और 3 हो गया। इसमें देखो कुछ लैंडमार्क केसेस हैं, बाबूलाल पराटे वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, जिसमें पार्लियामेंट के पावर को, यहां पे पार्लियामेंट के पास एक्सेसिव पावर है, तो इसको पार्लियामेंट के पावर को अपहेल्ड किया गया।
बेरूबरी यूनियन केस में एक बहुत अच्छा बात बोला गया कि ये जो आर्टिकल 3 में पावर दी गई है ना, आप देखो आर्टिकल 3 में पावर एक है, आर्टिकल 3 में पावर है डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट। तो क्या हम किसी स्टेट को छोटा करके उसका एरिया फॉरेन कंट्री को दे सकते हैं? ये क्या आर्टिकल 3 के अंडर हो सकता है? तो बेरीबरी में कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, आप आर्टिकल 3 के अंडर किसी स्टेट का एरिया छोटा करके फॉरेन कंट्री को दे नहीं सकते। जैसे कि लेट्स से वेस्ट बंगाल का एक विलेज आपने बांग्लादेश को दे दिया, या ईस्ट पाकिस्तान जब उस समय था, बांग्लादेश का नाम उस समय ईस्ट पाकिस्तान था, उसको दे दिया। क्या ये आर्टिकल 3 के अंडर हो सकता है? क्योंकि आर्टिकल 3 में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको बताऊंगा आर्टिकल 4 में गिवन। ये पार्लियामेंट कैन डू इट डायरेक्टली। तो क्या पार्लियामेंट डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट का बेनिफिट लेते हुए किसी इंडियन स्टेट को का कुछ एरिया छोटा करके किसी फॉरेन कंट्री को दे सकती है? लेट्स से वेस्ट बंगाल में बेरूबरी था, जो ये केस है बेरूबरी वर्सेस, ठीक है, बेरूबरी केस, ये इनक्लेव क्या इंडियन पार्लियामेंट पाकिस्तान को दे सकता है? द आंसर इज नो। आप आर्टिकल 3 के तहत नहीं दे सकते। डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट मतलब वो डिमिनिश होने के बाद इंडियन यूनियन में ही रहे, ठीक है, स्टेट छोटा किया तो जो बचा हुआ स्टेट इंडियन यूनियन में ही रहे, आप किसी फॉरेन कंट्री को दे नहीं सकते। अगर देना है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत है, बहुत बार जरूरत पड़ती है कि इंसान को देना पड़ जाता है, ठीक है, अगर बॉर्डर डिस्प्यूट है, ये सब कुछ करना है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है, अंडर आर्टिकल 368, ठीक है, अंडर आर्टिकल 368। तो ये बात बेरीबरी में बहुत क्लियर कर दी गई कि जो डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट है, आप स्टेट को छोटा करके किसी फॉरेन कंट्री को नहीं दे सकते, ठीक है। ये बात बेरूबरी यूनियन केस 1960 में क्लियर कर दी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिक्वायर्ड इफ यू आर सीसीडिंग योर टेरिटरी। अगर आप अपना लैंड किसी को दे रहे हैं तब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिक्वायर्ड। अब आप देखो आर्टिकल 2 और 3 का मेन डिफरेंस क्या है। आर्टिकल 2 इज अबाउट एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। आर्टिकल 3 का बेसिक फंडा है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स, ठीक है। स्कोप क्या है इसका? एक्सटर्नल एडजस्टमेंट। अगर हमने कोई फॉरेन लैंड एक्वायर करी हो, इसका क्या है? इंटरनल एडजस्टमेंट। इसके एग्जांपल में क्या क्या है? कब कब आर्टिकल 2 यूज हुआ है? सिक्किम में, गोवा में, इसमें तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। प्रोसीजर क्या है? सिंपल पार्लियामेंट्री लॉ, नो नीड फॉर स्टेट कंसल्टेशन। यहां पर क्या है? प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन भी चाहिए, पार्लियामेंट का लॉ भी चाहिए और स्टेट का एक रेफरल या ओपिनियन भी चाहिए। स्टेट का कोई नॉन एप्लीकेबल स्टेट ओपिनियन चाहिए लेकिन नॉट बाइंडिंग, ठीक है, इट इज नॉट बाइंडिंग। पावर इज हेल्ड बाय पार्लियामेंट ओनली, यहां भी पावर इज हेल्ड बाय पार्लियामेंट ओनली। तो ये बेसिक आपका आर्टिकल 2 और 3 का एक बेसिक डिफरेंस हो गया, ठीक है। इसके बाद इफ यू सी कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है? एंट्री ऑफ फॉरेन लैंड आर्टिकल 2 के तहत होगा और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन स्टेट आर्टिकल 3 के तहत होगा, ठीक है। अब जो ये आर्टिकल 4 है, ये क्या कहता है कि जो भी लॉ आर्टिकल 2 और 3 में बना है वो लॉ के तहत फर्स्ट शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल को अमेंड किया जाएगा। फर्स्ट शेड्यूल में स्टेट्स के नाम होते हैं, तो अगर सिक्किम को हमने एक्वायर किया और उसको इंडियन स्टेट बनाया तो फर्स्ट शेड्यूल में भी तो अमेंडमेंट चाहिए होगा ना, जहां पे इंडियन स्टेट का सारा नाम है उसमें एक स्टेट हम नया ऐड करेंगे। अगर तेलंगाना कोई स्टेट बना नया तो उसको फर्स्ट शेड्यूल में ऐड किया जाएगा, फिर फोर्थ शेड्यूल में भी ऐड किया जाएगा। फोर्थ शेड्यूल क्या है? उसकी राज्यसभा की सीटें होंगी उस स्टेट की, क्योंकि वो फुल स्टेटहुड है, तो उसका सीट एलोकेशन फोर्थ शेड्यूल में गिवन है, तो उसमें भी वो स्टेट का नाम ऐड किया जाएगा और कितनी सीटें बन रही हैं राज्यसभा की पॉपुलेशन के हिसाब से वो देखी जाएगी, ठीक है। और ये जो भी अमेंडमेंट हुआ है इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 नहीं है, ये सिंपली किया जा सकता है बाय सिंपल मेजोरिटी। ये पार्लियामेंट के एग्जीक्यूटिव एक्शन के द्वारा किया जा सकता है। आर्टिकल 2 एंड 3 में जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस हुए उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, ये सिंपल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से किया जा सकता है। सिंपल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मतलब सिंपल मेजोरिटी। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 3/4 मेजोरिटी चाहिए होती है, मेजोरिटी चाहिए होती है, और आपका 50% से ज्यादा टोटल मेंबरशिप का प्रेजेंट एंड वोटिंग होना चाहिए, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये डायरेक्टली एग्जीक्यूटिव एक्शन से हो जाएगा। ये बात आर्टिकल 4 में बोली गई है, ठीक है।
अब आप देखो, सिसीशन ऑफ लैंड, अगर आप इंडियन लैंड को सिसीड करते हो तो उसके लिए तो आपको भाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ही जरूरत पड़ेगी। एक और केस है जिस केस में ये कहा गया कि चलो अगर कोई डिस्प्यूटेड लैंड है और इंडियन गवर्नमेंट उसको सेटल करना चाहती है, तब उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, वो आपका एग्जीक्यूटिव एक्शन से ही हो सकता है। जैसे कि लेट से अगर मान लीजिए कश्मीर है, ठीक है, अब इतना एरिया तो पीओके है। अगर मान लो गवर्नमेंट बोल रही है कि चलो पीओके का इतना हिस्सा पाकिस्तान रख ले और हम एक इंटरनेशनल लाइन यहां बना ही दे, ठीक है, तब वो गवर्नमेंट, ये आपका सिसीशन ऑफ लैंड नहीं होगा क्योंकि ये लैंड ऑलरेडी डिस्प्यूटेड था। तो गवर्नमेंट कैन डू इट बाय एग्जीक्यूटिव एक्शन, ठीक है। अभी आप देखो, बांग्लादेश के साथ लैंड डील हुई थी। बांग्लादेश का जो बाउंड्री है, इंडिया की लॉन्गेस्ट नेबरिंग जो बाउंड्री है, इंटरनेशनल बाउंड्री, वो बांग्लादेश के साथ है। बहुत ही अजीब सी बाउंड्री है वो, उसमें इतने इंक्लेव्स हैं जिसके वजह से क्लियर नहीं होता कि कौन सा लैंड इंडिया में है, कौन सा लैंड बांग्लादेश में। बहुत ही कंफ्यूजिंग वाली बाउंड्री है वो, ढंग से बाउंड्री बनी नहीं है। तो उसकी क्लैरिटी के लिए ये डील करी गई थी। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में 101st अमेंडमेंट भी हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है। अब ये डील में क्या हुआ, अगर ये डिस्प्यूटेड था वो एरिया, तो वो तो डायरेक्टली इंक्लेव्स का एक्सचेंज हो जाता, एग्जीक्यूटिव एक्शन से ही हो जाता। आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की नीड क्यों पड़ी? क्योंकि देखो, गवर्नमेंट के पास देखा गया कि इस कंफ्यूजन की वजह से बहुत बांग्लादेशी एंट्री कर रहे हैं, इसको इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन को ढंग से बनाया जाए। तो इस वजह से उन्होंने बहुत से जो एक्सचेंज ऑफ इंक्लेव्स किए, उसमें बहुत सी इंडियन लैंड भी गई है। अगर सिर्फ डिस्प्यूटेड इंक्लेव्स का एक्सचेंज होता तो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। बट यहां पे एक्सचेंज तो हुआ ही हुआ, साथ ही साथ में ये मामला हमेशा खत्म हो तो हमने कुछ इंडियन लैंड्स भी हमने दी हैं ताकि वो बाउंड्री एकदम ढंग से बन पाए। तो बहुत सी इंडियन लैंड, अगर 1 इंच भी आप इंडियन लैंड दे रहे हो जो कि डिस्प्यूटेड नहीं है, जो कि प्रॉपर इंडियन लैंड है, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत पड़ेगी। बट हमने ये क्यों दिया, कुछ एरिया हमने कुछ स्क्वायर किलोमीटर का एरिया क्यों दिया? इसलिए दिया क्योंकि हमारा जो बाउंड्री है वो सेटल हो जाए, ताकि हम और इन्फिल्ट्रेटर्स ना आए कंफ्यूजन का फायदा उठाते हुए, ठीक है। इसलिए हमने 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत को लोगों को लगता है कि वो इंक्लेव्स का एक्सचेंज क्योंकि उस समय हो नहीं पाया था, तो उस वजह से अगर ये नॉर्मल एक्सचेंज होता तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं थी। अगर वो डिस्प्यूटेड इंक्लेव्स हैं तो वो तो एग्जीक्यूटिव एक्शन से भी हो जाता। बट इस लैंड डील में बहुत सी इंडिया की अपनी लैंड भी गई है, जो कोई डिस्प्यूटेड नहीं थी, इंडिया की अपनी लैंड थी। बट क्योंकि हमने इसलिए उसको दिया ताकि हमारी जो बाउंड्री है वो अच्छे से सेटल हो पाए, ठीक है। तो ये बेसिकली आर्टिकल 2 एंड 3 का बेसिक डिफरेंस था। बहुत से लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है। सो आर्टिकल 2 इज मोर अबाउट आपका फॉरेन लैंड को हम एक्वायर करके जब नया स्टेट बनाते हैं, या हम किसी यूटी को नए स्टेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। आर्टिकल 3 इज अबाउट रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स, तो ये इंटरनल मामला हो जाता है। बट अगर हम चाहें तो फॉरेन लैंड को अगर हम एक्वायर करके डायरेक्टली मर्ज कर रहे हैं, तो दैट वी कैन डू अंडर आर्टिकल 3 डायरेक्टली ऑल्सो। या फिर हम एक और प्रोसीजर यूज करते थे कि पहले आर्टिकल 2 में उसको एक्वायर करें, फिर आर्टिकल 3 में उसको मर्ज कर दें, ठीक है। सो विद दिस ये वीडियो खत्म हो गया। इस वीडियो में हमने आर्टिकल 2 और 3 डिस्कस किया, और आर्टिकल 4 ये कहता है कि जो भी लॉ आर्टिकल 2 में या 3 में कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल को बदल रहा है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं है। इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अंडर आर्टिकल 368। वो एक सिंपल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू किया जा सकता है। ऑल राइट, सो थैंक यू ऑल।